बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है बेटा जी, वो टॉपिक है कैपेसिटर। आज हम कैपेसिटर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन थोड़ा सा लेंथी है। आपको कैपेसिटर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। हम देखेंगे कि कैपेसिटर्स बेसिकली होते क्या हैं, कैपेसिटर्स को किस लिए यूज़ किया जाता है, और कैपेसिटर्स जो है उससे रिलेटेड जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली क्या होती है, किस तरीके से कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है, उसके डिपेंडेंस फैक्टर्स कौन से हैं। और अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देते हैं तो उसका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। तो आज के टॉपिक में थोड़ा सा कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन है और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर है क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को स्टडी करते हैं एट रेस्ट। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्टैटिक चार्जेस को यूज़ करता है, जहाँ पर चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पर होते हैं। यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। कैपेसिटर इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज़ टू स्टोर चार्ज। एक ऐसी डिवाइस जो कि चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, या इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है बिटवीन द प्लेट्स, और एट द टाइम ऑफ नीड आप जो है वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गेन कर सकते हैं, आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कि बेसिकली कैपेसिटर को किस तरीके से चार्ज किया जाता है। हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ज़रिए इसको इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो हम कंसीडर कर रहे हैं दो प्लेट्स, दो मेटालिक प्लेट्स। एक मेटालिक प्लेट ये है और दूसरी मेटालिक प्लेट ये है, और इन दोनों मेटालिक प्लेट्स के अक्रॉस आपने बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनको अटैच कर दिया है। ये जो मेटालिक प्लेट्स हैं, इन दोनों मेटालिक प्लेट्स के साथ हमने यहाँ पर इस बैटरी को अटैच कर दिया है। बैटरी का पोटेंशियल हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है V से। बैटरी के पोटेंशियल को आप V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए कैपेसिटर जैसे ही आप कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ बैटरी को अटैच करते हैं तो बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, इस पॉइंट पर मैं यूज़ कर लेता हूँ एक स्विच। ठीक है, स्विच के ज़रिए आप सर्किट के अंदर जो करंट का फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनिशियली द स्विच इज़ ओपन। अगर स्विच ओपन है तो कोई भी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा। इस वक्त आप ऐसे समझ लें जैसा कि बैटरी जो है वो कैपेसिटर से डिटैच्ड है, कैपेसिटर बैटरी के साथ आपने अटैच नहीं किया हुआ। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से इस स्विच को क्लोज़ करेंगे तो स्विच क्लोज़ करने से आपके पास जो करंट का फ़्लो है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्विच क्लोज़ करने से जो बैटरी है वो कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो है वो चार्जेस को स्टोर करना शुरू कर देती है। तो ये दोनों पैरेलल प्लेट्स इस तरीके से दोनों मेटालिक प्लेट्स हैं जिनको आपने एक दूसरे के सामने जो है वो बिल्कुल प्लेस कर दिया है। और इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं? इस सेपरेशन को हम नाम दे रहे हैं D। ठीक है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट D से रिप्रेजेंट कर दिया। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यूज़ किया जाता है, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम, उसके लिए आप डाइलेक्ट्रिक का वर्ड यूज़ करते हैं। द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज़ नेम्ड एज डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया? डाइलेक्ट्रिक। इस वक्त हमने कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम यूज़ नहीं किया हुआ। इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम को कंसीडर करें, और आप जानते हैं कि वैक्यूम में से चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो हमने कोई कंडक्टिव मीडियम यूज़ नहीं करना। अगर आप इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करते भी हैं तो आपने वो कोई इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट करना है जिसमें से चार्जेस पास ना कर सकें। आपने कोई मेटल प्लेस नहीं कर देनी, आपने कोई इंसुलेटिंग मीडियम यूज़ करना। आप पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप रबर यूज़ कर सकते हैं, आप वुड यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अलावा कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं जिसमें से चार्जेस कंडक्ट ना कर सकें। उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज़ नेम्ड एज डाइलेक्ट्रिक। द इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक। तो इस वक्त मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ? इस वक्त मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम मौजूद है। और वैक्यूम की परमिटिविटी क्या होती है? वैक्यूम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो देखिएगा कि फिनोमेना क्या होगा, बहुत गौर से समझें। जैसे ही आपने इस कैपेसिटर की इस प्लेट के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया,
और कैपेसिटर की इस प्लेट के साथ आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दिया। अब बैटरी क्या करेगी, बैटरी इस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस चार्जेस को स्टोर करवाना शुरू कर देगी। अब चार्जेस किस तरीके से स्टोर करवाए जाते हैं, हम जैसा कि ये जानते हैं कि ये दोनों मेटालिक प्लेट्स हैं और मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। मेटल्स जो हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसा कि देखें, यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ने एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँच गया, लेकिन कहाँ से अट्रैक्ट किया था, उसको अट्रैक्ट किया था इस प्लेट से। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन जिसको यहाँ से अट्रैक्ट किया गया है, उस इलेक्ट्रॉन के यहाँ से रिमूव होने की वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच चुका है, उस इलेक्ट्रॉन को बैटरी ने क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन को बैटरी यहाँ से उठाएगी और इस टर्मिनल के ऊपर प्लेस कर देती है। ये होती है बैटरी की ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कहा जाता है। वो काम जिसके ज़रिए वो काम द वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी इज़ नेम्ड एज ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि बैटरी क्या करती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस आ चुके होते हैं, उन नेगेटिव चार्जेस ने खुद ब खुद तो नेगेटिव टर्मिनल पे नहीं जाना, उन नेगेटिव चार्जेस को बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन मौजूद होता है, उस केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बैटरी उन नेगेटिव चार्जेस को उठाती है पॉजिटिव टर्मिनल से और कहाँ प्लेस कर देती है, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर प्लेस कर देती है, यहाँ पर। तो ये नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर अब इलेक्ट्रॉन पहुँच चुका है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल होता है और रिपेल होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप ऐसे समझ लें जैसा कि बैटरी जो है वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर, किसको सप्लाई कर देती है, इस प्लेट को सप्लाई कर दी। यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस बैटरी ने यहाँ से लिया, उस एक इलेक्ट्रॉन को किसको सप्लाई कर दिया, इस प्लेट को सप्लाई कर दिया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया आपके पास, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमारे पास अब देखें, बैटरी ने एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया और इसको सप्लाई कर दिया। अब एक प्लेट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो चुका है और दूसरी प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज स्टोर हो चुका है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं मूव कर सकता। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज तक नहीं पहुँच सकता। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी कंडक्टिव मीडियम मौजूद नहीं है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई भी मेटालिक मीडियम जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब क्या होगा, इससे नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया, क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो रही है, तो पोटेंशियल क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक एक चार्ज स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होना शुरू होगी। बैटरी ने फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कलेक्ट किया, अभी बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा था, बैटरी ने फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कलेक्ट किया और इसको सप्लाई कर दिया। दो चार्जेस हो गए दोनों प्लेट्स के ऊपर। बैटरी ने फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कलेक्ट किया, फिर से इसको सप्लाई कर दिया। बैटरी तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेती रहेगी जब तक बैटरी का अपना पोटेंशियल इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस बात पे थोड़ा सा गौर करें कि कितनी देर तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स उतनी देर तक ट्रांसफ़र होते रहेंगे जितनी देर तक बैटरी का जो पोटेंशियल है, यानी कि V, ये वाला जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू से क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू से ज़्यादा होगा। अभी बैटरी के पास एनर्जी थी तो बैटरी ने और मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, लेकिन जैसे जैसे बैटरी चार्जेस को स्टोर करवा रही है, देखें फिनोमेना क्या हो रहा है। फिनोमेना ये है कि जब बैटरी ने सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टोर करवाया था, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टोर करवाया था, तो बैटरी ने एक वर्क परफॉर्म किया था इस चार्ज के ऊपर, उसने एक पोटेंशियल V डेवलप कर दिया। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया था तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर स्टोर करवाने के लिए जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है
वो पहले वाला इलेक्ट्रॉन मज़ीद आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन स्टोर हो चुका था यहाँ पर और इस इलेक्ट्रॉन ने अब स्टोर होना था, तो फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होता है, रिपेल कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए इसके अगेंस्ट यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेना भी मुश्किल और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना भी मुश्किल। क्यों? क्योंकि पहले से वहाँ पर क्या मौजूद हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो हर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को स्टोर करवाने के लिए बैटरी को पहले से ज़्यादा वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को स्टोर करवाना था तो पहले एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था जिसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन को एक्सपीरियंस करना पड़ा। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन को स्टोर करवाना है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, पहले से 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को स्टोर करवाने के लिए बैटरी को पहले से ज़्यादा वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। इसीलिए कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि हमारे पास कैपेसिटर से रिलेटेड फार्मूला क्या है। हमारे पास कैपेसिटर से रिलेटेड फार्मूला है चार्ज स्टोर्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। चार्ज स्टोर्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, यानी कि जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ चार्जेस के बढ़ने की वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल की वैल्यू वो भी क्या होती जा रही है, पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ये हायर पोटेंशियल बनता जा रहा है और ये लोअर पोटेंशियल बनता जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल इज़ कंसिडर्ड एज हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज़ कंसिडर्ड एज लोअर पोटेंशियल। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। ये भी बात यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो पोटेंशियल की हम बात कर रहे होते हैं ये पोटेंशियल बैटरी का नहीं होता। ये जो पोटेंशियल होता है ये पोटेंशियल इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि अगर बैटरी ने अभी कैपेसिटर को कम्प्लीटली चार्ज नहीं किया तो हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल नहीं है, ये जो पोटेंशियल है ये असल में इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इस्टेब्लिश होने वाला पोटेंशियल है। अगर चार्जेस की वैल्यू कम है तो फिर इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी कम है। अगर चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा है तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी ज़्यादा है। सो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जिस वक्त जो बैटरी है वो कैपेसिटर को कम्प्लीटली चार्ज कर चुकी होती है तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो चुका है। ऑल दो कैपेसिटर को 100% चार्ज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसको 99.9% जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो चार्ज Q है दैट इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय V। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसको यूज़ कर रहे हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? दैट इज़ नेम्ड एज कैपेसिटेंस। Q इज़ इक्वल्स टू CV। आप सब जानते हैं कैपेसिटर की जो मेन इक्वेशन है दैट इज़ Q इज़ इक्वल्स टू CV एंड व्हाट इज़ मेंट बाय C? C इज़ बेसिकली नेम्ड एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C इज़ इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। अगर हम यहाँ से ये जो कैपेसिटेंस है इसके लिए फार्मूला डिराइव करें तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा? फार्मूला आ जाएगा C इज़ इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V। कैपेसिटेंस को मेजर किया जाता है फैरेड में, यानी कि कैपेसिटेंस की जो यूनिट है दैट इज़ फैरेड। 1 फैरेड इज़ इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। 1 फैरेड को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है? 1 फैरेड को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर 1 कूलम चार्ज को स्टोर करवा दिया जाए, कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर अगर 1 कूलम चार्ज को स्टोर करवा दिया जाए तो उस एक प्लेट के ऊपर 1 कूलम चार्ज के स्टोर होने की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ऑब्वियसली दूसरी प्लेट के ऊपर भी 1 कूलम चार्ज ही होगा। अगर आप एक प्लेट के ऊपर 1 कूलम जो है वो स्टोर कर रहे हैं तो दूसरी प्लेट के ऊपर भी ऑपोजिट नेचर का 1 कूलम चार्ज होगा। तो हम एक प्लेट के ऊपर 1 कूलम चार्ज को स्टोर करवा के जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का हो तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड के इक्वल होगी। इफ़ 1 कूलम चार्ज स्टोर्ड on one plate of capacitor that establishes a potential difference of 1 volt between the plates of the capacitor, then the capacitance of a capacitor is said to be 1 farad।
आपके पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो 1 फैरेड के इक्वल होगी। अब हम उसके डिपेंडेंस फैक्टर्स देख लेते हैं कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आपने मैट्रिक क्लास के अंदर भी ये डिपेंडेंस फैक्टर्स पढ़े होंगे। तो हमारे पास डिपेंडेंस फैक्टर्स हैं कौन कौन से। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ प्लेट्स। कैपेसिटेंस जो है वो प्लेट्स के एरिया के ऊपर डिपेंड करती है कि जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स का एरिया जो है वो कितना है, एक प्लेट का कितना एरिया दूसरी प्लेट के एरिया को फेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें कैपेसिटेंस का एक डिपेंडेंस फैक्टर नज़र आ रहा है वो कौन सा है, दैट इज़ एरिया ऑफ प्लेट्स। सेकेंड वन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मैंने डिस्टेंस क्या रखा था, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मैंने डिस्टेंस रखा था, उसको डी कहा था, सेपरेशन भी इसको कहा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो इसके ऊपर डिपेंडेंस है। और इस कैपेसिटेंस का जो थर्ड डिपेंडेंस फैक्टर है दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक। आपने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कौन सा इंसुलेटिंग मीडियम इंसर्ट किया हुआ है। अगर पेपर रखा हुआ है तो पेपर की कैपेसिटेंस, जो पेपर कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट होती है। अगर आपने प्लास्टिक रखा हुआ है तो प्लास्टिक कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट होती है। अगर आपने इसके अलावा कोई और मीडियम यूज़ किया हुआ है तो डाइलेक्ट्रिक को चेंज करने की वजह से जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जब प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। लेकिन आपको मैट्रिक क्लास के अंदर ये नहीं बताया गया कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इन फैक्टर्स के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या एरिया ऑफ प्लेट्स बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो वो भी हम आज के लेक्चर के अंदर देख लेंगे। अब हम नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ, यानी कि हम कैपेसिटेंस के लिए एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। देखिए बेटा जी, वो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसके लिए किस तरीके से एक्सप्रेशन को ड्राइव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम दोबारा से कंसीडर कर रहे हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो मेटालिक प्लेट्स को एक दूसरे के सामने कुछ सेपरेशन डी के साथ जो है उसको सेपरेट किया हुआ है। दोनों प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने इंसर्ट किया हुआ है। इनिशियली हम उसको जो वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जब बैटरी जो है वो चार्ज स्टोर कर चुकी होगी, जब बैटरी जो है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो चार्जेस को स्टोर कर चुकी होगी, तो उस वक्त इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अब आप जानते हैं कि यहाँ से नेगेटिव चार्जेस यहाँ तक नहीं पहुँच सकते पॉजिटिव प्लेट तक, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट तक नहीं पहुँच सकते। तो अगर आप यहाँ से इस बैटरी को रिमूव कर भी देते हैं, इस बैटरी को अगर यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, फिर भी ये जो कैपेसिटर है इन दोनों के दरमियान, ये जो प्लेट्स हैं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव को अलाउ नहीं करता कि वो मूव कर सके, पॉजिटिव नेगेटिव को अलाउ नहीं करता कि वो मूव कर सके। तो अगर हम यहाँ पर कोई बल्ब अटैच कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पर फ्लो करने के लिए एक पाथ मिल जाएगा। और आप ऐसे समझ लें जैसा कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको आपने इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्टोर किया था, आपने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब के अक्रॉस गेन कर लिया है। बल्ब आपको लाइट प्रोवाइड कर देगा, लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, तो आपने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बट इस वक्त देखें कि जब बैटरी स्टोर कर चुकी है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस चार्जेस को स्टोर कर चुकी है, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था उस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पोटेंशियल के साथ रिलेट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, E इज इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब ज़रा डेल्टा वी पे गौर करें तो डेल्टा वी क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को मैं V1 कंसीडर कर लेता हूँ, और नेगेटिव प्लेट का जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल को मैं V2 कंसीडर कर लेता हूँ। तो हमारे पास डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी इज़ बेसिकली V1 माइनस V2। डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली V1 माइनस V2। अगर आप पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल में से नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपके पास एक पोटेंशियल की वैल्यू ही आएगी। उस पोटेंशियल की वैल्यू को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज़ V। यानी कि अगर दो पोटेंशियल्स को सम अप किया जाए तब भी आंसर पोटेंशियल ही आता है, अगर दो पोटेंशियल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा, पोटेंशियल ही आएगा। तो हमने डेल्टा वी की जगह पर क्या प्लेस कर दिया, V प्लेस कर दिया। और डेल्टा आर क्या था, डेल्टा आर था सेपरेशन।
तो जो पॉजिटिव प्लेट है उसका नेगेटिव प्लेट के साथ कितनी सेपरेशन है, वो जो सेपरेशन है उसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमारे पास सेपरेशन जो है वो हमने डेल्टा आर की जगह पर क्या यूज़ कर लिया, डी यूज़ कर लिया। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो हमने फाइंड कर ली है। वो मैग्नीट्यूड है E = V डिवाइडेड बाई डी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक और एक्सप्रेशन हमें पता है, हमने गॉसेस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी थी, उस गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन के अंदर हमने दोनों प्लेट्स के दरमियान, दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही तो एक्सप्रेशन फाइंड किया था। और वो एक्सप्रेशन क्या था, वो एक्सप्रेशन था E = सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि हमारे पास इस वक्त दो इक्वेशंस हैं जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रही हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और E = V डिवाइडेड बाई डी। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये एक जैसे एक्सप्रेशंस हैं। तो हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर कर लिया क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ किसकी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ हैं। सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट = V डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने सिग्मा को कैसे डिफ़ाइन किया था, हमने सिग्मा को डिफ़ाइन किया था चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट = V डिवाइडेड बाई डी। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से हमें लेफ़्ट हैंड साइड पर कैपेसिटेंस चाहिए और हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस कहते हैं किसको हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं Q डिवाइडेड बाई V को। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको यहाँ पर Q नज़र आ रहा है और यहाँ पर V नज़र आ रहा है। तो हम V को Q के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, V को Q के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि हमें एक्सप्रेशन क्या मिल जाए, हमें एक्सप्रेशन मिल जाए कैपेसिटेंस का, Q/V कैपेसिटेंस के इक्वल आ जाएगा। तो Q/V यहाँ पर कर देंगे और यहाँ पर ये जो A एप्सिलॉन नॉट आपको नज़र आ रहा है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, V की जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा Q डिवाइडेड बाई V = A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। अब आप Q/V की जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q/V = कैपेसिटेंस विद वैक्यूम। आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस विद वैक्यूम = A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास बन चुका है। अब आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर कि कैपेसिटेंस जो है वो विद वैक्यूम, वो हम इसको विद वैक्यूम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मीडियम जो है वो नज़र आ रहा है। मीडियम जो है वो एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम की परमिटिविटी है। तो हमें पता चल गया कि ये हमने जो कैपेसिटेंस फाइंड की है ये कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की है जिस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हमने वैक्यूम को यूज़ किया हुआ है। अब आपको यहाँ से एक और चीज़ क्लियर होगी, वो क्या है, वो ज़रा देख लें कि हमने फैक्टर्स कौन से डिसाइड किए थे। हमारे पास फैक्टर्स कौन से थे, कैपेसिटेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ प्लेट्स पे। तो हमें यहाँ से एरिया ऑफ प्लेट्स का पता चल गया। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो आपको पता चल गया कि प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो कि प्लेट्स के दरमियान यूज़ किया जाता है, तो वो डाइलेक्ट्रिक इसके ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी कि हमने ये जो तीनों फैक्टर्स आपको बताए थे वो असल में इस एक्सप्रेशन के थ्रू आपको बताए थे। कैपेसिटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स, कैपेसिटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर डाइलेक्ट्रिक बढ़ रहा है, जो आपके पास परमिटिविटी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो आपके पास कैपेसिटेंस बढ़ती रहेगी। अगर परमिटिविटी कम हो रही है तो कैपेसिटेंस कम होती रहेगी। इन दोनों फैक्टर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और कैपेसिटेंस का सेपरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर आपने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर कर दी, डिस्टेंस को बढ़ाया, तो कैपेसिटेंस कम हो रही होगी। तो अगर आपने एक दूसरे के करीब कर दी, यानी कि वॉल्यूम आप कम करते जा रहे हैं, तो कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो मज़ीद डिटेल में बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।